नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेट एजुकेशन में। साथियों, फ्रांस खुलेआम कह रहा है अब कि भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता दिला करके रहेंगे। भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। सदस्य जो होते हैं यूएन के, जो परमानेंट मेंबर होते हैं, उनको वीटो पावर मिलती है। इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। वीडियो आगे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और मैं सबसे पहले आपसे यही कहूँगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सिविल सर्विसेज तक के लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। तो एंड तक जरूर देखना, एक भी पॉइंट स्किप मत करना। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग वीडियो, लेकिन अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर भी करना भूलना मत और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लो, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहे। शुरू करते हैं। तो आप देख पाओगे, आज का ही आर्टिकल है द हिंदू का कि फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन वहां के प्रेसिडेंट का नाम है, इन्होंने सपोर्ट किया है कि इंडिया का बिड फॉर द परमानेंट मेंबरशिप इन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए यहां पर इन्होंने बिड को सपोर्ट किया है। भारत की बिड को भारत लंबे समय से चाहता आ रहा है कि उसको यूएनएससी में परमानेंट सीट मिल जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मामलों में जब भी भारत आतंकवाद का कोई मुद्दा हो या अपने पड़ोसी देशों के जो विस्तारवादी नीति है उसका कोई हिस्सा हो, मुद्दा हो, इन सब का जब मुद्दा उठाता है और इन सब पर जब वोट भी करवाता है, तो वहीं पर चाइना आकर के वीटो कर देता है। जबकि चाइना वाली सीट जो है उसको भारत ने ही सपोर्ट करके वहां पर चाइना को दिलाया था, लेकिन चाइना हर मामले में आज के टाइम पर भारत के अपोज में वीटो करता आया है और इस वजह से भारत कोई भी मुद्दा होता है उसको खुले तौर पर बढ़िया तौर से रख नहीं पाता है या कहीं पास नहीं करा पाता है। तो इसलिए भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और भारत को क्यों मिलना चाहिए, अभी हम लोग आज वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि भारत की ताकत क्या है, भारत को क्यों मिलना चाहिए, और भारत को मिलेगा तो फिर इससे चाइना का क्या नुकसान होगा, भारत को क्या फायदा होगा, और दुनिया भर के लोगों में, खासकर एशिया जो रीजन है उसमें कैसे फायदा होने वाला है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ये है क्या? एक्चुअली में दोस्तों, एक जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना, तो दुनिया भर में कोई तृतीय विश्व युद्ध ना आ जाए, मतलब अगला कोई ऐसा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए एक संगठन स्थापित किया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पर बिल्कुल अपाहिज हो चुका है। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ये डिसीजन पर आता हो या कोई बड़े निर्णय ले रहा हो। आज के टाइम पर आप देखो, ये जिस मकसद से स्थापित किया गया था वो मकसद पूरा नहीं कर पा रहा है। ना ही ये परमानेंट मेंबर्स की संख्या आज तक बढ़ा पाया है, ना ही उसमें कुछ सुधार कर पाया है। 1945 के टाइम पर जो चीजें हुई थी, जो नियम कानून आए थे, तब के टाइम वाला नियम कानून अभी भी चल रहा है। तो मतलब आप सोचो, 70 साल पहले का जो नियम चल रहा था, क्या वो नियम अभी भी अप्लाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारे चेंजेस की जरूरत होती है समय के साथ, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है और भारत इसकी लंबे समय से मांग कर रहा है। फिलहाल यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये 50 देशों ने मिलकर के 1945 में इसकी स्थापना की थी। आज के टाइम पर 193 देश इससे जुड़ चुके हैं और 193वां देश अगर पूछा जाएगा तो दक्षिण सूडान बताइएगा। अच्छा, 2013 में जुड़ा था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की 6 बॉडीज हैं, मतलब इसके 6 अंग हैं। जिस प्रकार से 6 लोग मिल करके इसको पूरा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ये 6 अंग कौन कौन से हैं? तो इसमें है एक जनरल असेंबली। आप अक्सर सुनते होंगे कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा ये दिवस मनाने की घोषणा की गई, या ये प्रस्ताव पेश किया गया, या इसको मंजूरी मिली। तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है ना, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये भी इसका अंग है। इसके बाद जो दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल है, जिसके पास शक्तियां हैं, वो है यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पावरफुल है और इसी का डिसीजन बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। इसी की बात आज हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आप सुनते होंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा समन जारी किया गया, या फिर कोई मुद्दा जब देश में नहीं संभल पा रहा होता है या दो देशों के बीच का होता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है, तो वो यही है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरीट, ये यूनाइटेड नेशन का सचिवालय। तो ये 6 अंग मिल करके, 6 बॉडीज मिल करके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। अब इसमें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि दोस्तों,
यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन में आर्टिकल 27 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 27 है जो कि ये कहता है कि अगर मान लो कोई प्रस्ताव है उसको पास कराना है यूनाइटेड नेशन में, तो उसके लिए ना 3/5 का वोट चाहिए। जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे 193 मेंबर्स हैं, उनका 3/5वां हिस्सा जो है ये वोट करेगा अगर सपोर्ट में, तब वो डिसीजन जो है ये पास कर दिया जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये आर्टिकल 27 कहता है। और लेकिन साथ ही साथ इसमें एक और क्लॉज जुड़ा है, इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर मान लो ये हो भी जाता है, फिर भी अगर कोई निगेटिव वोट कर देता है फॉर द वीटो बाय ए परमानेंट मेंबर, अगर कोई परमानेंट मेंबर्स हैं उनके द्वारा कोई वीटो कर दिया जाता है इसके अपोज में, तो भले ही क्यों ना ये चीजें पूरी हो गई हों, कोई पास कराने के लिए ये पूरा क्राइटेरिया पूरा करता हो, लेकिन वो प्रस्ताव कैंसिल माना जाएगा। मतलब कि आप जैसे कोई चीज नया पास कराना चाहते हो, कोई डिसीजन की, मान लो इनके खिलाफ ये डिसीजन लेना है और इसको हम पास करा रहे हैं, तो 3/5वां हिस्सा जो है सभी ने सपोर्ट कर दिया, इससे ज्यादा भी लोगों ने सपोर्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं 193 में 100 समझ लो 90 देशों ने अगर सपोर्ट कर दिया, फिर भी, और 4 वीटो पावर कंट्रीज ने भी अगर सपोर्ट कर दिया, फिर भी एक जो वीटो पावर कंट्री है अगर उसने अपोज कर दिया, मतलब परमानेंट मेंबर है उसने अपोज कर दिया, तो ये पूरा का पूरा जो है प्रस्ताव कैंसिल माना जाएगा। तो ये है पावर आर्टिकल 27 का। अभी तक ऐसे वीटो कितनी बार यूज हुए हैं, किन किन देशों के द्वारा यूज किए गए हैं? तो देखो, अभी जो डाटा रिलीज किया गया है उसमें अपडेटेड डाटा है अप्रैल 19 2022 तक का। उसके अनुसार 262 बार अभी तक वीटो 1946 से यूज किया जा चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का यूज किया है यूएसएसआर और रसिया ने। आप जानते हो पहले तो सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ 1991 में विघटन हुआ, तब से रसिया उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यूएसएसआर और रसिया को मिला दिया जाए तो सबसे ज्यादा इसने 119 बार वीटो पावर का यूज किया है, 119 बार। दूसरा सबसे ज्यादा यूज करता है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, इसने 82 टाइम इसने, और इसने 119 बार यूज किया है। तीसरे पर यूनाइटेड किंगडम है जिसने 29 बार यूज किया है वीटो पावर। चाइना का नंबर आता है दोस्तों चौथे स्थान पर जो कि है 16, और फ्रांस का स्थान भी आता है 16 वीटो पावर के साथ। अब इसमें किसके किसके पास क्या है, थोड़ा सा यूएनएससी को समझ लेते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा। ये परमानेंट मेंबर्स हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर यूएनएससी को आप डिटेल्स समझेंगे। यूएनएससी दोस्तों जो बॉडी है ना, इसके 15 मेंबर्स हैं, टोटल 15 सदस्य हैं। अब इन 15 में ना 5 हैं परमानेंट मेंबर और 10 हैं नॉन परमानेंट मेंबर। तो यानी 5 जो हैं ये अस्थाई सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है, और ये हैं 10 अस्थाई सदस्य। ठीक है, ये अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल 2-2 साल का होता है और ये चेंज होता रहता है ना। मतलब इसमें कोई अस्थाई नहीं रहता है, ये अस्थाई रहते हैं, 5-5 करके आते जाते हैं हर साल। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, और 5 परमानेंट मेंबर जो हैं ये शुरू से ही, जब से स्थापित हुआ है तब से आज तक बने आए हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये 5 परमानेंट मेंबर में चाइना, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। बाकी 10 जो हैं वो बदलते रहते हैं। और कैसे बदलते हैं, जैसे आपने राज्यसभा की सीटें देखी होगी, बदलती है, 1/3 हर दूसरे वर्ष आते हैं, वैसे इसमें भी कुछ होता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें 5 सदस्य हर साल आते हैं और 5 ही सदस्य हर साल निकलते हैं। तो फिर हर दूसरे साल ऐसे ऐसे 5-5 सदस्य आएंगे और 5 निकलेंगे। 5 एंट्री होगी तो 5 निकल जाएंगे, फिर 5 एंट्री होगी 5 निकल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे 2-2 साल का कार्यकाल इनका होता रहता है। ठीक है, तो टोटल एक बार में 10 अस्थायी सदस्य रहते हैं, 5 अस्थायी सदस्य रहते हैं यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में। इन अस्थायी सदस्यों को P5 भी कहा जाता है या परमानेंट मेंबर कहा जाता है। अब इसमें साल भर में हर महीने अध्यक्षता दी जाती है, सौंपी जाती है मेंबर्स को। इसमें मिक्सअप होता है, जैसे मैं 2024 में प्रेसिडेंसी की बात करूं कि 2024 में अध्यक्षता किस किस महीने कौन करेगा, तो जनवरी में फ्रांस ने किया था, फरवरी में गुयाना ने किया था, मार्च में जापान ने किया था, अप्रैल में माल्टा ने किया था, मई में मोजाम्बिक ने किया था, जून में साउथ कोरिया ने किया था, जुलाई में रसिया ने किया था, अगस्त में सियरा लियोन ने किया था, सितंबर में स्लोवानिया ने किया था, अक्टूबर में स्विट्जरलैंड ने किया था, नवंबर में यूनाइटेड किंगडम ने किया था, दिसंबर में यूनाइटेड स्टेट्स करेगा। मतलब ये तो अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर आया नहीं है, तो इसमें ये सब करेंगे। अब आप देख रहे हो कि इसमें 5 स्थायी मेंबरशिप के साथ और भी देश घुसे हुए हैं, तो वो कौन है, वो अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है ना, वो नॉन परमानेंट है, उनको भी मौका दिया जाता है अध्यक्षता करने की। अच्छा, अब ये तो अध्यक्षता और ये सब की बात रही। अगर मैप में देखोगे तो जो 5 वीटो पावर कंट्रीज है ना, उनमें चाइना, रसिया, फ्रांस, यूके और यूएस है। ठीक है ना, फिर से
यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। इन्हीं परमानेंट मेंबर को वीटो पावर मिलती है, जिसका मैंने आर्टिकल 27 बताया कि कितना भी प्रस्ताव इनके खिलाफ किसी के खिलाफ पेश कर दिया जाए, ये अगर वीटो कर दिए तो वो प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखो, अब बात ये आती है कि भारत क्यों चाहता है कि उसको भी वीटो पावर मिले। भारत को क्यों मिले? तो देखो, जब 1945 की बात थी ना, उस टाइम भी भारत को ऑफर किया गया था। भारत को ऑफर किया गया था कि आप परमानेंट सीट ले लो क्योंकि आपके यहाँ आबादी ज्यादा है। तब भी भारत टॉप गिने चुने आबादी वाले देशों में रहा करता था, चाइना के बाद हालांकि। लेकिन भारत ने उस टाइम उदारवादी नीति अपनाई और भारत ने कहा कि हमें उतना जरूरत है नहीं, हम बहुत शांति प्रिय देश हैं, हमें इन सब मामलों में पड़ना नहीं। वैसे भी हम लोग गुट निरपेक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब गुट निरपेक्ष हैं तो हम किसी की गुट की तरफ नहीं रहेंगे। पहले क्या होता था ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो फिर ये हुआ कि 2 गुट बने, एक रसिया वाला गुट बनने शुरू हो गया, एक इधर वाला गुट बनना शुरू हो गया, यूएस वाला। तो फिर भारत ने कहा, भारत जैसे और कुछ देशों ने कहा कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, किसी की तरफ गुटबाजी नहीं करेंगे, हम दोनों से अपना संबंध रखेंगे। और यही स्टैंड आज भी भारत ले रहा है। आपने रसिया यूक्रेन वार में भी देखा और भी बहुत सारे मामलों में आपने देखा। तो भारत किसी की तरफ सपोर्ट नहीं करता, भारत अपना पक्ष रखता है। तो फिलहाल उस टाइम भारत ने उदारवादी नीति अपनाते हुए कहा हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं जरूरत है, चाइना जो है इसको दे दो। तो यहां पर तो चाइना जो है उस टाइम पाया भारत की ही कृपा दृष्टि से, लेकिन आज सबसे बड़ा अड़ंगा चाइना ही डालता है भारत को वीटो पावर मिलने में या कहें अस्थायी सदस्यता मिलने में। भारत को क्यों जरूरत है? क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पर 17% से ज्यादा आबादी पूरी दुनिया की भारत में रहती है। आप जानते हो अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार 145 करोड़ की जनता भारत में रह रही है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है किसी भी देश की अपेक्षा। भारत ने चीन को भी आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तो एक तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना देश। मतलब दुनिया में बहुत सारे देश देखोगे आप, चाइना देख लो, रसिया देख लो, बड़े बड़े देश हैं, लेकिन वहां लोकतंत्र नहीं है। तो यहां पर भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद सबसे बड़ी डेमोक्रेसी लेकर के चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि यहां पर यूएनएससी में इतनी बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तीसरी बात कि पिछले 1 दशक में भारत की औसतन सालाना विकास दर 7% से ज्यादा रही है। ऑन एन एवरेज जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7% या उससे ज्यादा ही रही है। ये भी एक बहुत अच्छा परिवर्तन दिखाया जाता है कि भारत इतनी बड़ी आबादी लेकर के इतनी तेजी से ग्रो भी कर रहा है। तो ऐसे में भारत की जो राय है, भारत की जो मुद्दे हैं, भारत की जो मतलब कि कहते हैं कि जैसे घर में है, घर में अगर कोई एक लड़का जो है वो कमा रहा है या कहें कि कुछ अच्छा कर रहा है, तो लेकिन वो अच्छा सोच रखता है, डेवलपमेंट का सोच रखता है, लेकिन अगर घर में उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, उसको कहा जा रहा है नहीं नहीं तुम्हारी हम नहीं सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं तो एक प्रकार से आप एक बढ़िया रिप्रेजेंटेशन खो दे रहे हो। क्योंकि वो जो व्यक्ति है जब वो अपने आप को लगातार डेवलप करते जा रहा है, लगातार आपको वो रिजल्ट्स दिखा रहा है कि 7% की दर से हम विकास कर रहे हैं, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी लेकर चल रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़ा पॉपुलेशन होने के बावजूद विकास करते जा रहे हैं, तो हमारी भी बातें सुनी जानी चाहिए। तो यहाँ पर यही है। तो दूसरा सबसे बड़े देश की तुलना में सबसे ज्यादा है चाइना के बाद। इसके अलावा भारत के पास परमाणु शक्ति भी है। दुनिया भर में अभी तक केवल 9 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, 9 देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर कैपेबल हैं। न्यूक्लियर कैपेबल मतलब कि परमाणु बम से संबंधित, ऐसा नहीं कि रिएक्टर वगैरह हो। तो उनमें से भारत भी एक है। तो न्यूक्लियर महाशक्ति होने के बावजूद भी भारत के पास मतलब कि ऑफिशियल वाली पावर नहीं है। ऐसे तो मजबूत हैं, ऐसे तो पावर है, लेकिन वैसे मजबूत नहीं है। तीसरी और बात कहें, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी जल्द ही बनने वाला है भारत, क्योंकि उधर जर्मनी और जापान नीचे गिरते जा रहा है, भारत लगातार ग्रो होते जा रहा है। तो अमेरिका और चाइना के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि 2027-28 तक आईएमएफ वगैरह का भी डेटा आ चुका है कि भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अभी हम लोग 5वें पर हैं। लेकिन अब इसके अलावा और भी अगर बात करें तो यहाँ देखो, परमाणु निशस्त्रीकरण प्रोग्राम जो है यूएनएससी जो चाहता है कि भाई परमाणु निशस्त्रीकरण हो, क्योंकि अगर एक न्यूक्लियर मिसाइल फिर से गिरी ना, फिर से हिरोशिमा और नागासाकी जैसे हालात बन जाएंगे। और आप देख रहे हो दुनिया भर में टेंशन चल रही है, रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, इसके अलावा इजराइल हमास और इजराइल हिजबुल्ला चलता रहता है, चल रहा है लगातार, काफी ज्यादा पीक पर है। इसके अलावा टेंशन ईरान से भी बनी रहती है, भारत पाकिस्तान की टेंशन बनी रहती है, भारत चाइना की टेंशन बनी रहती है। अब पाकिस्तान जो अमेरिका है वो हर जगह तो मिर्च छुआया ही रहता है, चाहे बांग्लादेश में हो, तख्ता पलट करवाना हो, श्रीलंका में हो, पाकिस्तान में हो, ये सब करता ही रहता है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का लगातार चलता रहता है, चाइना ताइवान का चलता रहता है। अभी खबरें आ रही हैं कि जापान और रसिया के बीच में भी कुछ गोलीबारी के मामले आए हुए हैं। और उधर वियतनाम, वेनेजुला, ये सब लाओस, ये सब परेशान हैं ही दक्षिण चीन सागर में। मतलब पूरी दुनिया में टेंशन बनी हुई है। ऐसे में कब कौन सा देश
कौन सा सन की तानाशाह या कौन सा सन की राष्ट्राध्यक्ष न्यूक्लियर कैपेबल जो हो और वो चला दे, परमाणु विस्फोट करा दे, तो ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान दुनिया को झेलना पड़ सकता है, जिससे जैसे आपने देखा हिरोशिमा नागासाकी में आज तक खामियाजा वहां के लोग, वहां की जनता भुगत रही है। वहां के इन्वायरमेंट में वो ऐसे रेडिएशन फैले हुए हैं आज तक। तो ऐसा कुछ ना हो, इसमें भारत ही ऐसा आगे बढ़कर के कदम बढ़ा सकता है कि वो परमाणु निशस्त्रीकरण प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। परमाणु निशस्त्रीकरण क्या है कि न्यूक्लियर जितने भी वेपन है उसको सब खत्म किए जाएं और आगे न्यूक्लियर वेपन ना बनाने की घोषणा की जाए। तो इस प्रोग्राम पर हालांकि ये होगा नहीं प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि आज के टाइम पर ना कोई भी देश दूसरे देश पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा है, जैसे धोखाधड़ियां हुई हैं। तो ऐसे में कोई इसको बहुत कम ही है कि कोई अपना परमाणु वगैरह कैपेबल है और वो खत्म कर दे, लेकिन फिर भी इस पर प्रोग्राम पर हो सकता है कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाएं स्ट्रिक्ट कि हम इसका रखे तो रहेंगे लेकिन यूज नहीं करेंगे। हालांकि पूर्व में इसके लिए बहुत सारे हुए हैं समझौते, लेकिन आजकल कोई मानने को तैयार नहीं। इंटरनेशनल थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के मुताबिक अगर अगले 1 दशक में यूएनएससी का विस्तार होता है तो उसमें सबसे ज्यादा मौके भारत के लिए ही होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया भारत सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट कैंडिडेट है। एक्सपर्ट के मुताबिक एक सर्वे कराया गया और उसमें पता पाया गया कि अस्थायी सदस्य भारत के बनने की संभावना 26% है। अच्छा, भारत के अलावा और भी देश हैं जो यूएनएससी की परमानेंट सीट पाना चाहते हैं, अभी मैं बातें बताऊंगा आगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जो अभी परमानेंट सीटें हैं 5 देशों के पास, इनका रिप्रेजेंटेशन कौन कौन सा हो रहा है। तो चाइना को मिला था कि एशिया पैसिफिक आप देखोगे, और एशिया पैसिफिक की आज हालत ऐसी है ना कि सब जो है चाइना से ही परेशान है। मतलब ये वही बात हो गई कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। आप पुलिस को निगरानी दो कि यहाँ पर चोरी रोकना है और पता लगे पुलिस खुद ही वहां चोरी करवाने लगी। तो ऐसा ही यहाँ कंडीशन कुछ चाइना के साथ हो गया है। एशिया पैसिफिक रीजन में इसको दी गई थी जिम्मेदारी कि तुम यहाँ के लीडर बन करके अपना यहाँ पर शांति व्यवस्था कानून बनाने रखने में मदद करोगे। आज इसी से सब परेशान है। तिब्बत को खा गया, दक्षिण चीन सागर में पूरा 9 डैश लाइन लेकर के, ये 11 डैश लाइन लेकर के सबको परेशान करता रहता है। भारत के आसपास ये मोतियों की माला बना रहा है, ठीक है। तो ये इस रीजन में खुद ही अपना वो फैलाया रहता है। फ्रांस को दिया गया था जिम्मेदारी वेस्टर्न यूरोप और अदर सेक्टर में, रसिया को ईस्टर्न यूरोप में दिया गया था। अब सोचो, ईस्टर्न यूरोप में इनको जिम्मेदारी दी गई थी और ये क्या कर रहे हैं, ये वेस्ट में क्या कर रहे हैं, यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा वेस्टर्न यूरोप और अदर सेक्टर में यूनाइटेड किंगडम को दी गई थी जिम्मेदारी, और यूनाइटेड नेशन को वेस्टर्न यूरोप और अदर सेक्टर में रीजनल में दी गई थी जिम्मेदारी कि यहाँ पर आप देखो, ठीक है। अब भारत को देना चाहिए दक्षिण एशिया में खास करके जिम्मेदारी कि दक्षिण एशियाई जो देश हैं और दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश हैं उन सबको सही से समन्वय बनाकर रखो, उन सबका लीडर बनकर के रखो। और भारत को ही क्यों मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि भारत जो है एकमात्र ऐसा देश है जो जब भी आसपास के पड़ोसी देशों में कोई भी दुख उत्पन्न होता है, कोई भी संकट आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो भारत ही सबसे पहला वो देश होता है जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है और मदद करता है, पाकिस्तान को छोड़कर। पाकिस्तान अपनी आदत सुधार ले तो पाकिस्तान की भी हम लोग मदद करेंगे, पाकिस्तान से कोई ऐसा थोड़ी ना है। अगर वो भी अपनी आदत सुधार ले, आतंकवाद को बढ़ावा देना खत्म कर दे, कश्मीर वगैरह में ये सब इलीगल एक्टिविटीज कम कर दे, पीओके को आराम से सौंप दे, तो फिर हम लोग भी वहां पर भी मदद करेंगे। वहां पर भी बिल्कुल डामाडोल चल ही रही है स्थिति। उसके बाद यहाँ श्रीलंका हो, मालदीव हो, इसके बाद बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, आसपास के जितने भी देश हैं उनको लगातार भारत सपोर्ट करता रहता है। बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे चीजें चला करके। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है या किसी की इकोनॉमिक क्रैश होती है तो उन सब में भारत मदद करता है बढ़ चढ़ करके। तो इस रीजन में दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया रीजन में भारत ही सबसे बड़ा लीडर बनकर के साबित हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन इंडियाज परमानेंट सीट, भारत को अगर परमानेंट सीट मिलती है तो क्या इम्पैक्ट आएगा। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही वजह है कि भारत को बार बार रोका जा रहा है कि इसको ना मिलने पाए। इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा, अगर यूएनएससी का अस्थायी सदस्य मिल जाता है भारत को, तब भारत का वैश्विक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने में अधिक सक्रिय भूमिका भारत निभा पाएगा। भाई जो भी चीजें होंगी उसमें परमानेंट मेंबर से पूछना भी पड़ेगा ना कि भाई बताओ ऐसा डिसीजन लिया जाए कि नहीं। जैसे किसी देश पर मान लो कोई देश बहुत गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो भारत की भी राय अपनी होगी, ठीक है। भारत के वैश्विक प्रभाव को और बढ़ावा मिलेगा। भारत को वैश्विक निर्णय लेने में अधिक वैधता भी मिलेगी। वैश्विक मंच पर अपने हितों, चिंताओं, इन सब पर भारत आगे रख पाएगा। भारत वैश्विक मंच पर ये पुरजोर तरीके से आवाज उठा पाएगा कि चाइना देखो यहाँ पर ये विस्तारवादी नीति अपना रहा है, इलीगल चीजें कर रहा है, पाकिस्तान कैसा कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। खास करके भारत का हमेशा से मुद्दा रहा है आतंकवाद को सफाया करना, तो भारत इस मुद्दे को और ज्यादा जोर तरीके से उठा पाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे मामलों में भारत जो है पूरा प्रूफ देता है
कि ये आतंकवादी है, इसको आतंकवादी घोषित किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए और इस पर सैंक्शंस लगाए जाएं, इस संगठन पर या इस व्यक्ति पर। भारत पास करा देता, बहुत सारे देश सपोर्ट भी आ जाए, लेकिन बाद में पता चलता है चाइना आकर वीटो कर दिया। चाइना ऐसा बहुत बार कर चुका है, बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे आतंकवादी हैं और उनके संगठन हैं जिनको भारत ने वहां यूएनओ में बिल्कुल एक्सपोज किया, लेकिन चाइना उसके जो है सपोर्ट में वीटो कर दिया और वो प्रस्ताव खारिज हो गया। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि भारत के पास भी वीटो पावर रहेगी। इसके अलावा यूएनएससी में भारत का अस्थायी सदस्य अगर मिल जाएगा तो चीन के प्रभाव जो है इसका मुकाबला करने में आसानी होगी। अभी देखो अमेरिका जो है, जो खुल करके भारत का सपोर्ट करता है ना इन मामलों में, क्यों करता है? इसको चाइना से डर है इसलिए करता है, भारत से कुछ बहुत खास प्रेम है नहीं, भारत के और इससे यूएस से रिलेशन बहुत अच्छे रहे नहीं है अभी तक 70-75 सालों के इतिहास में। तो भारत इसलिए वो भारत को सपोर्ट करता रहता है, भारत को मजबूत बनाए रखता है, जिससे वो चाइना को थोड़ा सा चेक पर रख सके। और अगर यहाँ पर यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट हो जाएगी तब चाइना को अच्छे से जवाब मिल पाएगा, मुंहतोड़ जवाब मिल पाएगा बिना किसी सपोर्ट के। चीन के एशिया और भारत प्रशांत क्षेत्र में आधिपत्य के लिए भारत एक इक्वलाइजर के रूप में काम करेगा। एशिया पैसिफिक रीजन में जैसा कि मैंने आपको बताया वो बिल्कुल परेशान करके रख रहा है सबको, तो इसमें भारत उनको जवाब दे पाएगा। हमारे तत्काल पड़ोस और उससे आगे बढ़ती रणनीतिक और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने में भी कामयाबी हासिल होगी। जो आप देख रहे हो ना, तख्ता पलट हो रहा है, कभी पाकिस्तान में, कभी बांग्लादेश में, कभी श्रीलंका में, तो इन सब से जो भारत के लिए टेंशन बढ़ती है उन सब पर भी हम लोग के पास पावर होगी। यूएनएससी में भारत का प्रतिनिधित्व उपमहाद्वीप को आतंक मुक्त बना सकता है, क्योंकि एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा आवाज उठाता है आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन अब भारत को अस्थायी सदस्यता दिलाने में रोड़ा कौन डाल रहा है? तो सबसे बड़ा रोड़ा डाल रहा है चीन, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ इसी को होगी, सबसे ज्यादा नुकसान इसी का होगा अगर भारत को अस्थायी सदस्यता मिल जाएगी। भाई आपका कोई पट्टीदार है, वो क्यों चाहेगा कि आप उतना मजबूत बनो, है ना? तो यहाँ ऐसे ही है सिस्टम। यहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर जो हैं वो 4 उनमें से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये सब सपोर्ट जाहिर कर चुके हैं कि भारत को हाँ मिलनी चाहिए अस्थायी सदस्यता। फ्रांस ने तो अभी खुलेआम तौर पर कह दिया कि हाँ बिल्कुल लाएंगे। यहाँ पर लेकिन चीन ही ऐसा है जो बार बार इस मामले पर वीटो कर देता है और कहता है नहीं, अभी नहीं मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ बहाना मतलब बना देगा। आपको ऐसा खुला तौर पर नहीं कह रहा है कि भारत हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ इधर उधर का बहाना बना करके ये कह देता है नहीं, बढ़ना नहीं चाहिए, भारत को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। तो भारत का समर्थन करने के लिए बार बार चाइना रोड़ा डालता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए सभी 5 की जरूरत होती ही है। सभी 5 अगर सहमत होंगे तभी उसमें कोई चीज बदलाव होगा उनके आर्टिकल्स वगैरह में और नए देश जुड़ेंगे। तो इस वजह से भारत बार बार रह जाता है। अब ऐसे और देशों की बात करेंगे, वो देश जिनको जरूरत है वो भी यूएनएससी में शामिल हो। अब देखो जैसे अपने यहाँ टेंशन है ना, ऐसे और भी दुनिया में टेंशन है, जिसकी वजह से जो देश हैं, कुछ बड़े बड़े देश हैं जो अच्छी अच्छी इकोनॉमी है, जो ग्रोइंग है और पावरफुल हो चुके हैं काफी अच्छे हद तक, तो वो लोग चाह रहे हैं कि भाई हमको भी चाहिए फुल इज्जत, हम भी अपनी जगह पर थोड़ा सा इज्जत पाना चाहते हैं। तो ऐसे ग्रुप को G4 ग्रुप कहा जाता है। मतलब भारत और उसके अलावा और भी कुछ ऐसे देश हैं जिनको लोग वकालत करते हैं कि हाँ इनको भी अस्थायी सदस्य बना देना चाहिए। कौन कौन है वो देश? जर्मनी है, जापान है, ब्राजील है और भारत, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही। तो ये 4 देश जो कहेंगे ना कि वीटो कमिंग है, या कहो कि बहुत जल्द ही इनको अस्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। अगर बनाया जाएगा तो ये चारों को बनाया जाएगा। तो इसे G4 ग्रुप के नाम से जाना जाता है। G4 कंट्रीज है, ध्यान रखना, अगर G4 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताना जरूर। ये 4 देश। अब इसमें जर्मनी के अपने अलग दिक्कत है कि वहाँ फ्रांस और ब्रिटेन को मिल गया है, लेकिन जर्मनी भी एक बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और आबादी वगैरह की दृष्टि से भी, लेकिन वहाँ पर उसको पास नहीं है। इकोनॉमी वगैरह भी ठीक ठाक है, आप देखो 3रे नंबर पर है आज के टाइम पर, जापान को इसने भी हाल ही में पीछे किया है। इसके बाद ब्राजील है, ब्राजील जो है ये साउथ अमेरिका में रिप्रेजेंट करेगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। जापान जो है इसको ये कह रहा है कि हमको भी मिलना चाहिए, हम भी इकोनॉमी 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी तो है ही अभी, और साथ ही साथ चाइना को अगर चेक पर रखना है तो हमें भी जरूरत है मिलना, है ना। और इंडिया के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। तो ये चीजें हैं, तो इन वजहों से इनको भी मिलने की बात की जा रही है कि हो सकता है इनको मिल जाए। तो ये थी यूएनएससी पर एनालिसिस वीडियो। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो संकल्प बैच 2024 लॉन्च किया गया है। आपका यूपी पीसीएस, आरओ, सिविल सर्विसेज सबके लिए करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस लेवल का इस डिटेल कंटेंट के साथ आपको कहीं पर भी क्लासेस नहीं मिलने वाली हैं। इसमें आपको 100% बाइलिंगुअल क्लासेस मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश में। टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी डिटेल्स के साथ, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं आपको वहां पर दिखाऊंगा भी। लगभग 35 से 40 टॉपिक है, उसके बाद उसको स्टेज वाइज पढ़ाया जाएगा आपको। साथ
साल भर का करंट अफेयर, और बैच स्टार्ट हो चुका है। डिटेल क्लास नोट्स मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, 12 महीनों की आपकी मंथली मैगजीन ई बुक मिलेगी, वो भी आपको ई बुक डाउनलोडेबल फाइल में मिलेगी, मतलब आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा करके भी पढ़ सकते हो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। 30 प्लस स्टैटिक जीके की भी क्लासेस मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक जीके भी अपना पढ़ सको। मंथली मॉक टेस्ट होगा और रैंडम होगा, और तो और ये सब चीजों की वैलिडिटी क्या होगी, लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज के लिए मात्र 399 में है बैच, ये इसको ज्वाइन कर लो, नहीं तो आज रात 12 बजे के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 599 में, और आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा होगी प्राइस। तो आप संकल्प बैच एमजेटी ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। एमजेटी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाइए, वहां से वीडियो कोड सेक्शन में जाइए और मोस्ट पॉपुलर बैच में जाइए। वहां पर आपको कूपन कोड यूज करना है परचेज करते टाइम, FIRS फर्स्ट आप यूज करोगे तब आपको ये बैच 399 में मिल जाएगा। मोस्ट अफोर्डेबल और मोस्ट क्वालिटी कंटेंट ये कोर्स है, वीडियो कोर्स है, और इसमें पीडीएफ वगैरह भी सब कुछ मिलेगी। तो आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एमजेटी ऐप का। कोई भी सहायता के लिए व्हाट्सएप आइकॉन पर क्लिक करना, आप पूछ सकते हो डिटेल्स इसके बारे में और ज्यादा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।